ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 8। पिछले चैप्टर में हमने देखा है कि जब भी हम कैश रिसीव करते हैं तो उसको हमने प्रॉपरली कैसे रिसीव करना होता है, हमने उसको कैसे रिकॉर्ड करना होता है और उसको उन ट्रांजैक्शन को हमने कैसे कंट्रोल करना होता है। अब चैप्टर नंबर 8 में हम देखेंगे कि जब हम कैश पेमेंट्स करते हैं किसी भी किस्म की या किसी भी पर्पस के लिए, तो उन कैश पेमेंट्स को हम कैसे पे करेंगे, हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कौन सी बुक्स में, और कैसे कंट्रोल करेंगे उन ट्रांजैक्शंस को ताकि कोई हमारे कैश को मिस यूज ना कर सके या किसी किस्म की बोगस पेमेंट्स ना कर सके। ओके, यहाँ पे टॉपिक लिस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंट्रोल ओवर पेमेंट्स कैसे हम कर सकते हैं। जो इंटरनल कंट्रोल्स हम यूज करेंगे पेमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, वो इंटरनल कंट्रोल्स हमारे सेम ही होंगे जो कि पिछले चैप्टर में हमने कैश रिसीव के लिए पढ़े थे। वो बिल्कुल सेम ही होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने पीछे पढ़ा था सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए, बैंक रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए, जो कि हम चैप्टर नंबर 11 में जाके पढ़ेंगे कि कैसे बैंक रिकन्सिलिएशंस करते हैं। और उसके अलावा और कौन से इंटरनल कंट्रोल्स हो सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ऑथराइजेशन होनी चाहिए। तो ये कॉमन इंटरनल कंट्रोल्स हैं पेमेंट्स के लिए और कैश रिसीट्स दोनों के लिए। चेक रिक्विजिशन फॉर्म क्या होता है, एक्सपेंस क्लेम फॉर्म्स क्या होते हैं, ये दोनों जो हैं ये आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जब भी आपने पेमेंट्स करनी होती हैं। और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। द टाइमिंग एंड मेथड्स ऑफ पेमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब भी अब जैसे कैश रिसीव करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, इसी तरह कैश पे करने के भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं तो कौन सा पेमेंट मेथड यूज़ करें, ये भी हम देखेंगे। और जब भी पेमेंट्स बाय कैश या पेमेंट्स बाय चेक होती हैं तो उनको आपने प्रोसेस कैसे करना होता है, इसको भी हम देखेंगे। ओके, फर्स्ट टॉपिक है कंट्रोल ओवर पेमेंट्स। अब ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप पेमेंट्स कर रहे हैं तो उसके आपने सब नेसेसरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ज़रूर बनाने होते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपको कोई इनवॉइस रिसीव हुई है, उसके अगेंस्ट आपने पेमेंट करनी है, तो आप क्या बनाएंगे, रेमिटेंस एडवाइस बनाएंगे और अपने सप्लायर को सेंड करेंगे अलॉन्ग विद द पेमेंट। या अगर आप बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो आपके पास डिपॉजिट स्लिप होगी। या अक्सर सप्लायर्स जो हैं वो एक फॉर्म आपको भेज देते हैं जिसमें उनका बैंक अकाउंट नंबर, उनके बिजनेस की डिटेल्स सब मौजूद होती हैं। फिर उसके साथ या तो आप कैश उस फॉर्म के साथ लेकर आप बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं या एक चेक राइट डाउन कर लेते हैं और फिर उसको उस फॉर्म के साथ भेज देते हैं। इस तरह के फॉर्म्स को कहा जाता है बैंक गायरो फॉर्म्स। ये आजकल अब ज़्यादा कॉमन नहीं है, ज़्यादा बिजनेसेस ये बैंक गायरो फॉर्म्स आजकल यूज़ नहीं करते, बट स्टिल एक फीचर है, एक पेमेंट मेथड है, तो इसको भी यहाँ डिस्कस करना ज़रूरी है। सो बैंक क्रेडिट गायरो फॉर्म। सो सप्लायर ये फॉर्म आपको भेजेगा, उसमें अकाउंट डिटेल्स लिखी होंगी, आप चेक राइट डाउन करेंगे, इस फॉर्म को चेक को दोनों को अटैच करेंगे और अपने बैंक भेज देंगे और बैंक आपके अकाउंट से पैसे विड्रॉ करेगा और आपके पेई को भेज देगा। तो इस तरह के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं पेमेंट से रिलेटेड, उनको हमेशा आपने रिकॉर्ड करना होता है। इसके बाद ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर आइटम। ऑथराइजेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब ऑथराइजेशन के लिए अक्सर हम एक्सपेंडिचर लिमिट्स भी सेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस में सुपरवाइजर है और कोई पेमेंट करने से पहले आपने सुपरवाइजर से अप्रूवल लेना है, तो सुपरवाइजर की अथॉरिटी है फॉर एग्जांपल $1000 से $1500 तक।
तो जो भी पेमेंट इस थ्रेश होल्ड में आएगी उसका अप्रूवल सुपरवाइजर से लेना ज़रूरी होगा। फिर सुपरवाइजर का जो सीनियर होता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो मैनेजर होता है, उसको हम थोड़ी ज़्यादा अथॉरिटी दे देते हैं। मतलब 1500 से लेकर $2500 तक की जो पेमेंट करनी होगी उसको मैनेजर ऑथोराइज करेगा, और इससे जो बड़ी पेमेंट्स होंगी उसको सिर्फ और सिर्फ सीईओ अप्रूव कर सकता है। अब आपने अगर कोई पेमेंट करनी है फॉर एग्जांपल $2200 की, तो आप ये नहीं कि खुद से पेमेंट कर देंगे, पहले आप सुपरवाइजर से अप्रूवल लेंगे, फिर मैनेजर से अप्रूवल लेंगे, और फिर उसके बाद सीईओ से भी अप्रूवल लेंगे, क्योंकि ये अमाउंट जो है उसके थ्रेश होल्ड में आता है। अक्सर बिजनेसेस के लिए ये होता है कि तीनों से अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है, और अक्सर बिजनेस का ये होता है कि अगर ये डायरेक्टली सीईओ के जुरिस्डिक्शन में आ रहा है या उसकी लिमिट में या उसकी अथॉरिटी में आ रहा है, तो डायरेक्ट आप ये 2200 का बिल जो है सीईओ के पास लेके जाएंगे, वो उसको साइन करेगा और फिर आप पेमेंट कर देंगे। अच्छा, अब सारी पेमेंट्स के लिए हम ज़रूरी नहीं है कि हम थ्रेशोल्ड बनाएं। कुछ अथॉरिटी हम कैशियर को भी दे देते हैं कि कैशियर को हमने बताया हुआ है कि $1000 से जो भी कम पेमेंट होगी, $1 से लेकर $1000 तक, वो आपको उसकी ऑथराइजेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे लिए स्मॉल पेमेंट है और ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं बिना पूछे। ओके, बट अगेन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स उसके साथ मेंटेन करना ज़रूरी है। देन ऑथराइज सिग्नेचर्स फॉर चेक्स एंड पेमेंट इंस्ट्रक्शंस टू बैंक्स। नाउ, अब जब एक बिजनेस की हम बात करते हैं तो हर बिजनेस की एक चेकबुक होती है। अब उस चेकबुक को कौन साइन करेगा? सीईओ साइन करेगा, मैनेजर करेगा, सुपरवाइजर करेगा या कैशियर करेगा? अब हर बिजनेस की अपनी पेमेंट पॉलिसी होती है, लेकिन एटलीस्ट हर बिजनेस में 2 से 3 लोग वो लोग डेजिग्नेट करते हैं कि उनके सिग्नेचर्स जो हैं बैंक एक्सेप्ट करेगा, और वो बैंक को बता देते हैं कि हमारे बिजनेस में ये जो 2-3 लोग हैं ये ऑथराइज सिग्नेटरीज हैं, और जब भी हमारा बिजनेस की जो चेक बुक है उसमें इन तीनों बंदों के अगर साइन होंगे तो आपने चेक को ऑनर करना है, और इन केस अगर इन तीनों के अलावा किसी के साइन है तो आप चेक को डिसऑनर कर सकते हैं। इसी तरह स्टैंडिंग ऑर्डर की क्या पॉलिसी है, डायरेक्ट डेबिट के थ्रू पेमेंट करने की क्या पॉलिसी है, वो सारी इंस्ट्रक्शंस आप अपने बैंक को एडवांस में भेज देते हैं, ताकि कोई भी अगर कोई पेमेंट इसके अलावा, इस पॉलिसी के पेमेंट पॉलिसी के अलावा अगर कोई पेमेंट करने की कोशिश करेगा तो बैंक उसको ऑनर नहीं करेगा। सिक्योर कंट्रोल ओवर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स। अब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स क्या हो सकती हैं? जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स आपकी हो सकती हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स, या आपकी हो सकती हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स लाइक डायरेक्ट डेबिट्स, या आपकी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स हो सकती हैं बैंक कार्ड्स जैसे कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड्स, और इवन इसमें आपकी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स भी आ सकती हैं, जैसे कि गूगल पे या एप्पल पे या जैज़ कैश वगैरह। अब इन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि ये पेमेंट्स जो हैं ये ऑटोमेटेड पेमेंट्स होती हैं, और ये पेमेंट्स आप इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं और आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होती रहती है। अब ये पेमेंट एक्चुअली में हुई या नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ आपको तब पता चलता है जब मंथ के एंड पे आपको बैंक स्टेटमेंट रिसीव होती है। उनमें अगर वो बैंक स्टेटमेंट में अगर वो पेमेंट्स आ रही हों, उसके बाद फिर आप इनको कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। बाकी चेक वगैरह की जो पेमेंट्स होती हैं या कैश डिपॉजिट की पेमेंट्स होती हैं, तो वो पहले आप कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं और फिर बैंक स्टेटमेंट में पोस्ट करते हैं या उसके साथ कंपेयर करते हैं, या वो बाद में बैंक स्टेटमेंट में आती हैं। लेकिन जो ऑटोमेटेड पेमेंट्स होती हैं ये पहले बैंक स्टेटमेंट में अपेयर होती हैं, उसके बाद आपने उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करना होता है। तो इसलिए इसको और इन ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसके लिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन, और ये हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 में कि बैंक रिकन्सिलिएशन कैसे करते हैं, और फ्रीक्वेंटली हर बिजनेस को बैंक रिकन्सिलिएशन करनी चाहिए। अब परचेज साइकिल की तरफ आते हैं, क्योंकि जब हम परचेजेस करेंगे तो उसकी पेमेंट भी करेंगे। अब है चेक रिक्विजिशन फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसने कोई प्रिंटर बाय किया। अब प्रिंटर तो उन्होंने बाय कर लिया और उसकी इनवॉइस भी उनको आ गई है, बट पेमेंट करना मार्केटिंग डिपार्टमेंट का तो काम नहीं है। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, चेक रिक्विजिशन फॉर्म बनाएगा कि इस पेमेंट या इस इनवॉइस के अगेंस्ट एक चेक इशू कीजिए, और ये चेक रिक्विजिशन फॉर्म ये भेजेगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट को या फाइनेंस डिपार्टमेंट को। अकाउंट्स डिपार्टमेंट इस पेमेंट को कंफर्म करेगा, और अगर पेमेंट कंफर्म हो जाएगी उसके बाद वो लोग एक्चुअल में एक चेक बनाएंगे और सप्लायर को भेज देंगे। इसी तरह हमारे पास एक्सपेंस क्लेम फॉर्म भी होता है।
एक्सपेंस क्लेम फॉर्म वहां यूज किया जाता है जहां पर ड्यू टू एनी रीजन हमें इनवॉइस रिसीव नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, एक सुपरवाइजर ने अपने एम्प्लॉय को भेजा कि आप जाएं और कस्टमर को विजिट करके आए, और जो टैक्सी का किराया होगा वो आप पे कर दें, वापस आके क्लेम कर दें। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि जब वो एम्प्लॉय जाएगा टैक्सी फेयर देगा, तो टैक्सी ड्राइवर जो है उसको किसी किस्म की इनवॉइस या रिसीट नहीं देगा, ये बहुत छोटी सी स्मॉल सी पेमेंट है। तो वो एम्प्लॉय वहां पर कैश अपनी पॉकेट से पे कर देगा, और जब वो वापस आएगा तो वो बनाएगा एक्सपेंस क्लेम फॉर्म, और उसमें लिखेगा कि मैंने यहाँ विजिट किया, मैंने इतना टैक्सी फेयर दिया, और फिर वो उसको एक्सपेंस क्लेम फॉर्म को लेके जाएगा सुपरवाइजर के पास कि आपने मुझे भेजा था तो काइंडली इसको ऑथोराइज कर दे। और फिर वो एक्सपेंस क्लेम फॉर्म जाएगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट को, और अकाउंट्स डिपार्टमेंट की कैश में पेमेंट कर देगा उस एम्प्लॉय को। तो जहाँ पर इनवॉइस या इस तरह की रिसीट्स अवेलेबल नहीं होती, वहाँ पर हम एक्सपेंस क्लेम फॉर्म बनाते हैं। अच्छा, मेथड ऑफ पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम में बहुत टेस्ट होता है। मेथड ऑफ पेमेंट क्या हमें बताता है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमने किस मेथड से पेमेंट करनी है। हमने चेक यूज़ करना है, क्रॉस चेक यूज़ करना है, कोई ऑटोमेटेड पेमेंट मेथड यूज़ करना है, बैंकर्स ड्राफ्ट यूज़ करना है। तो पेमेंट मेथड चूज़ करने में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, टाइमिंग एंड अमाउंट। अगर आपने फॉर एग्जांपल क्विक पेमेंट करनी है, ऑन द स्पॉट पेमेंट करनी है, तो ऑब्वियसली आप क्रॉस चेक तो नहीं लिख सकते, क्योंकि क्रॉस चेक का प्रॉब्लम क्या होगा कि वो प्रोसेस सेफ तो होता है लेकिन प्रोसेस होने में बहुत टाइम लग जाता है, वो बैंक क्लियरिंग सिस्टम में चला जाता है, 2-3 वर्किंग डेज उसको कंप्लीट होने में लग जाते हैं। तो अगर हमने क्विक पेमेंट करनी है तो कौन सा तरीका हो सकता है, या तो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट हम कर सकते हैं, या हम कोई बैंक कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं तो ऑन द स्पॉट पेमेंट हो जाएगी, या हम कैश यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोई बहुत बड़ी अमाउंट की पेमेंट करनी है तो वो क्विकली नहीं हो सकती है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो ऑब्वियसली उसके लिए हम बैंकर्स ड्राफ्ट पे यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, आपने देखना होता है अमाउंट, आपने कितने अमाउंट की पेमेंट करनी है। अगर आपने $2 की कॉफ़ी बाय करनी है फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर के लिए या अपने गेस्ट के लिए, तो इसके लिए आप चेक तो ऑब्वियसली नहीं लिख सकते, ये तो प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कैश यूज़ करेंगे। मोर स्पेसिफिक, आप पैटी कैश यूज़ कर सकते हैं जो स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए हम बिजनेस में ही रखते हैं, ठीक है, या आप डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपने बहुत बड़ी पेमेंट करनी है, जैसे आपने $30,000 की कोई कार खरीदनी है बिजनेस के लिए, अब इसके लिए आप चेक भी यूज़ नहीं कर सकते, कैश दूर की बात, आप चेक भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि चेक का मसला होता है कि ये डिसऑनर हो सकते हैं अगर इनसफिशिएंट फंड हो, तो आपका वो जो मोटर सप्लायर होगा वो शायद चेक एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उस डिसऑनर से बचने के लिए हम क्या बनाते हैं, हम बैंकर्स ड्राफ्ट बनाते हैं। बैंकर्स ड्राफ्ट हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमने बड़ी पेमेंट्स करनी होती हैं अपने सप्लायर को या अपने किसी भी वेंडर को। तो जब भी आपने मेथड ऑफ पेमेंट चूज़ करना है तो आपने पहले ये पूछना है कि टाइम कितना है मेरे पास पेमेंट के लिए, ऑन द स्पॉट करनी है, क्विकली करनी है, थोड़े दिन बाद करनी है, और अमाउंट कितना है। अमाउंट छोटा है तो कैश की तरफ आप जाएंगे, अमाउंट बड़ा है तो बैंकर्स ड्राफ्ट या क्रॉस चेक की तरफ आप जाएंगे। ओके।